नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और सीमाओं की लड़ाई नहीं रही, यह ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति संतुलन की निर्णायक जंग बन चुकी है। ऐसे विस्फोटक माहौल में नंदा देवी जैसी एलपीजी टैंकरों का भारत पहुंचना केवल एक आपूर्ति नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है जो बताता है कि भारत दबाव में झुकने वाला नहीं है बल्कि संकट के बीच अपने हितों को साधने वाला देश है। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे बारूद के ढेर से गुजरकर ऊर्जा सप्लाई को बनाए रखना इस बात का प्रमाण है कि भारत ने अब जोखिम प्रबंधन को अपनी ताकत बना लिया है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर और ज्यादा गंभीर है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की टकराहट ने तेल बाजार को युद्ध भूमि में बदल दिया है। $150 प्रति बैरल का आंकड़ा सिर्फ आर्थिक संकट नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का संकेत है। श्रीलंका का 4 दिन का कार्य सप्ताह यह बता रहा है कि आने वाले समय में ऊर्जा की कमी, सरकारों को नीतियां बदलने पर भारत के लिए यह वक्त सिर्फ संतुलन का नहीं बल्कि निर्णायक नेतृत्व दिखाने का है, क्योंकि जो देश संकट में दिशा तय करते हैं वही भविष्य में व्यवस्था भी तय करते हैं। तो शिवालिक जहाज के बाद नंदा देवी भी भारत पहुंच चुका है। जिस तरह से ईरान की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई थी कि सिर्फ एक बूंद भी तेल की नहीं जाने देगी। अब देखिए भारत में एलएनजी सप्लाई कहां से आती है वो भी समझिए। कतर से 47% से ज्यादा एलएनजी भारत इंपोर्ट करता है। तो कतर से कितना एलएनजी का कितना प्रतिशत भारत लेता है वो भी देखिए। ग्राफिक से आपको समझा रहे हैं, अब आप समझिए। यूएई से 13% एलएनजी भारत इंपोर्ट करता है। यूएसए यानी अमेरिका से 10.51%। और आगे देखिए, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार समझा रहे हैं। ओमान से 7.67% एलएनजी को भारत खरीदता है, इंपोर्ट करता है। इन तमाम देशों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सबसे ज्यादा एलएनजी खाड़ी देशों से ही भारत खरीदता है। इसमें कतर नंबर 1 पर आता है जो 47% एलएनजी भारत जहां से खरीदता है। अब भारत में देखिए, मिडिल ईस्ट में एक तरफ बढ़ता हुआ टकराव और दूसरी तरफ भारत की ये वैश्विक कूटनीति की जीत। इसी बात चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता जी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। कैप्टन एबी सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डी के गुप्ता जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। सर, एक तरफ विपक्ष सरकार की विदेश नीति पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े करता आया है। जिस तरह से खबरें भी कई जगहों से आ रही थी कि एलपीजी की किल्लत हो रही है, ग्राउंड रियलिटी अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। लेकिन भारत की कितनी बड़ी कूटनीति की यह जीत, जिस तरह से ईरान ने धमकी दी थी कि एक बूंद भी पेट्रोल, डीजल या तेल की हॉर्मुज से क्रॉस नहीं करने दी जाएगी। वहां पर भारत के 2 जहाज ना सिर्फ हॉर्मुज को क्रॉस करते हैं बल्कि गुजरात में लैंड भी करते हैं, डॉक भी होते हैं। ये भारत की कितनी बड़ी जीत। जी रिया जी, आप सभी लोग को जय हिंद, जय भारत। देखिए, भारत को केवल इस मसले से न देखा जाए ईरान से। अगर भारत को अगर हम लोग मोदी जी के समय से देखें, 2014 से अगर मैं देखूं, तो इज टोटली बैंकिंग अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इमोशन से कोई काम नहीं करना है। जो भारत के लिए बिल्कुल सही है, जो भारत के लिए रिक्वायर्ड है, उसका डिसीजन भारत में डेमोग्राफी का परसेंटेज क्या है कि कितने परसेंट मुसलमान रहते हैं, कितने हिंदू रहते हैं, कितने ब्राह्मण रहते हैं, कितने सिख रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी देश से हमको रिलेशंस बनाने हैं तो हमारे देश के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे बॉर्डर की सुरक्षा के लिए क्या। उसके वजह से इजराइल से भी मोदी जी ने समझौता किया, हमसे बातें की, हमारा उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उसके 1-2 दिन बाद ही युद्ध शुरू हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर था मोदी जी का भारत की कूटनीति से जो इजराइल के प्रति हुआ करती थी, जो कि हमेशा एक बहुसंख्यक पॉपुलेशन को देख के भारत में की जाती है। मतलब अल्पसंख्यक है लेकिन काफी बहुसंख्यक भी है, 20-25 करोड़ मुसलमान लोग हैं, उनको देख के राजनीति होती रहती है। लेकिन नरसिम्हा राव ने इसको चेंज किया। भारत यहाँ पर भी जो ऑयल का जो डिप्लोमेसी चला रहा है, भारत ने, आपको याद होगा कि 7वें दिन पहली बार ईरान से कोई बात किया। ये दोनों के 7वें दिन बाद कंडोलेंस पे साइन किया। 7वें बाद उनके डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई।
विदेश मंत्री से, उनके बाद उनसे बात हुई, फिर राष्ट्रपति से, मसूद से भी भारत सरकार ने बात की, मोदी जी ने। तो भारत का ये है कि अपना एन केन प्रकारेण किसी तरह काम चलता रहा। यहाँ पे बहुत सारी उनकी बुराइयां होती थी भारत सरकार की डिप्लोमेसी की, कि बोलते नहीं है, बिल्ली बिल्कुल जैसा विपक्ष छिपे हुए तरह हैं। तरह के जो सवाल है वो खड़ा करते रहा है विदेश नीति पर, और जिस तरह से एलपीजी की किल्लत की कुछ खबरें आ रही थी उस पर भी उसे विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया, संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया। लेकिन लगातार भारत सरकार जनता को इस बात का विश्वास भी दिलाने में कामयाब रही है कि दिक्कत नहीं है, जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन अदरवाइज देखें तो घरेलू सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। कैप्टन एबी सिंह जी भी हमारे साथ है। एबी सिंह जी, देखिए भारत हमेशा से बात करता रहा है डायलॉग और डिप्लोमेसी की। दो जहाजों का भारत पहुंचना एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई लेकर, यह किस तरह से भारत की कूटनीति और वैश्विक स्तर पर देखें भारत की बढ़ती हुई शक्ति। नहीं, रिया जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। भारत ने हमेशा जो है संवाद से समाधान की नीति को जो है का पक्षधर रहा है, और इसी वजह से आज वही नीति हमको प्रतिफल भी दे रही है, और इसी का परिणाम है कि हमारे जो दो जहाज लेकर के अपने जो गैस की सप्लाई को पहुंचे हैं, और आगे भी दूसरे भी और भी जो जहाज वहां पर हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और वो लेकर के आ रहे हैं, वो भी निकलेंगे। क्योंकि देखिए हमारा जो अप्रोच है वो बिल्कुल हम अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए और उस हिसाब से हमारी अप्रोच होती है, और बहुत ही साफ सुथरी स्पष्ट जो है सोच रहती है। हम कहीं किसी प्रकार से बहुत ज्यादा किसी के पिछलग्गू बन करके भी नहीं चलना चाहते, और हम अपने देश के हित में जो उचित है उसी पर निर्णय चाहते हैं। और देखिए ऐसी भी अब धीरे धीरे स्थिति यहां तक पहुंची है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों से भी जो है एक तरह से मदद की गुहार करने लगे हैं, और उन्होंने कहा है कि मतलब लोग वहां होर्मुज में अपने शिप्स भेजें और वहां की सुरक्षा में जो है सहयोग करें, मदद करें, यदि सप्लाई को बहाल रखना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रंप अब कमजोर पड़ते हुए दिखाई तो दे रहे हैं। क्योंकि जिस राष्ट्राध्यक्ष ने ऐसा सोच रखा हो, अमेरिका ने ऐसा सोचा था कि हम बहुत ही जल्दी और कुछ ही दिनों में ईरान को जो है पिला देंगे और ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वहां पर नीति बदल देंगे, लेकिन जो उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ईरान की, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ईरान के फेवर में। और इसीलिए जब होर्मुज के थ्रू जितनी भी जो व्यापार होता है उस पर जब उन्होंने एक वो करने का, बंद करने का उस पर एक निर्णय लेना शुरू किया, और सिर्फ उन्हीं वही जहाज पास होंगे जिनको ईरान पास होने देना चाहेगा, जब ऐसी बातें, तब जो है देखिए स्थिति बदलती हुई नजर आई। और उसी का परिणाम है कि जब भारत के विदेश मंत्री ने वहां के विदेश मंत्री से बातचीत की, और जो हमारे जिस तरह से हमारी नीतियां हैं, सर, और देखिए बातचीत के कई दौर जो है चल रहे हैं। विदेश जयशंकर जो है अब तक कई दौर की बातचीत ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से कर चुके हैं, और यही वजह है कि अब उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता जी, सर देखिए दो जहाज पास हो गए, सुरक्षित पहुंच गए, भारत में डॉक हो गए, लेकिन जो बाकी 22 जहाज भारत के अभी भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, उनको लेकर क्या समझा जाए? क्योंकि देखिए एक एक जहाज के लिए भारत को जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। ये रिक्वेस्ट ऐसी को लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए तक मैं अभी अपडेट हो रहा था, उसके साथ दो जहाजों को और भी परमिशन है, और दे आर ऑन द वे, या होने वाले हैं। और जो और कुछ जहाज ऐसे हैं जिसकी इंश्योरेंस का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका जितना तेल है, जितना उनका आने जाने खर्चा, वो ज्यादा बढ़ रहा है। इस पर इसको इनकैश कर रहे हैं यूरोपियन जो यूके में और जो अमेरिका में बैठे फाइनेंसर हैं, इंश्योरेंस फाइनेंसर है। तो यहाँ पे तो एक चीज है, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि अब ईरान भी हल्का हल्का ऐसा शिथिल होता जा रहा है। रीजन बीइंग कि ईरान अब कई मोर्चों से लड़ रहा है, क्योंकि इस चीज को जो है हम लोग अगर इमोशनली बोले तो अमेरिका दादागिरी कर रहा है या ईरान वो कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको युद्ध नीति से देखें, युद्ध के परिणाम से देखें, अगर वैश्विक स्तर पर देखें, तो अमेरिका कोई कर रहा है जिससे पहले कभी लोग नहीं किया करते थे। ब्रिटेन ने यही किया है, उसने यही किया अपने जमाने जब उनकी थी। जर्मनी ने क्या क्या नहीं किया, नेपोलियन ने क्या क्या नहीं किया, मतलब सारे लोगों का इतिहास भरा पड़ा है।
चंगेज खान ने क्या नहीं किया। तो जिसकी जो पावर बोलती है वो पावर के हिसाब से अपनी हेजेमोनी बना के रखता है। अब देखिए ट्रंप कितने स्मार्ट पर्सन है, मैं बता रहा हूं कि ट्रंप ने बड़ा अच्छा बात बोला। 3 चीज कल ट्रंप बोली है और आपके हेडलाइन थी, मैं देख रहा था उसमें। ट्रंप 3 चीज बोले मेरा कुछ पैसा नहीं लग रहा युद्ध में। यहाँ पे हम लोग रोज डिस्कशन करते हैं और मैं हमेशा पहले बोलता हूं कि 1 रुपया खर्चा नहीं कर रहा है अमेरिका। ये मैं पहली फर्स्ट डे से बोल रहा हूं कि अमेरिका के लिए इस समय सबसे बड़ा माई बाप पैसा है। वो किसी तरह से अपनी इकोनॉमी डाउन नहीं करना चाहेगा, तो 1 रुपया नहीं खर्चा कर रहा। उसने अपने जो टैरिफ इकट्ठा किया उससे उसने युद्ध लड़ रहा, उसका 1/5-6 भाग से, मतलब 200-300 जो कमाया उसमें $30-35 बिलियन यहाँ लगा देगा। दूसरे के पैसे से उसने युद्ध लड़ लिया और अपनी हेजेमोनी भी नार्सिफ कर ली। और दूसरा उसने बोला कि मैं क्यों जाऊं हॉर्मुज को बचाने के लिए, जिनका रास्ता वहां से, जिनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही वो आए, मैं उनको बुला रहा हूं कि आओ अपने लिए लड़ो। अगर तुम नहीं आके लड़ोगे तो मैं लड़ूंगा और फिर मैं दुनिया का नंबर 1 बादशाह कहा जाऊंगा। और यही बिल्कुल होता अगर है। शुरुआत से ही देख सर, डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो है बदलते जा रहे हैं। कभी वो अपनी जीत का दम भर रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि ईरान जो है अब सरेंडर कर देगा, कुछ ही दिन बचे हैं, ईरान उसके बाद घुटनों पर आ जाएगा। इससे पहले सर एक बार दावा किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ईरान की नौसेना जो है पूरी तरह से नष्ट हमने कर दी है। अगर नौसेना नष्ट कर दी है ईरान की या उसको नुकसान भी पहुंचाया है काफी हद तक, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद क्यों है? कैप्टन एबी सिंह जी, यही तो सबसे बड़ी बात है रिया जी कि बयान देना एक अलग बात है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ उससे अलग होती है। बयान सदैव ऐसे दिए जाते हैं जिससे कि साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है वो भी डाला जा सके। नहीं तो ये बिल्कुल सही है कि अगर ईरान की नौसेना को इतना कमजोर कर दिया है, अगर पूरे नष्ट नहीं भी किया है, कमजोर भी कर दिया है, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कैसे है और उनके कंट्रोल से कैसे चल रहा है, उन्हीं की परमिशन से जहाज कैसे पास वहां से हो रहे हैं। अब रही बात ये कि जैसा कि डीके गुप्ता साहब थे, बिल्कुल अमेरिका की यही नीति है। वो यही चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर वो नियंत्रित करेगा और वो वहां से पैसे सबको देगा तो पूरी तरह से उसके कल में हो, और यही वो चाहता था। और इसी के हिसाब से वो खाल द्वीप पे भी उसने अटैक किया था, और वो अटैक भी इसी वजह से था क्योंकि वो ईरान के का जो एक्चुअली एक तरह से जो उनका एक भंडार है उस पर वो अपना प्रभुत्व जो है स्थापित करना चाहता है। और ये सारा खेल तो बस इसी चीज का है, लड़ाई तेल की है, और इसी की वजह से वो ये कर रहा है। मगर जैसा अभी ये महसूस हो रहा है कि देखिए देश भी जो है, इसीलिए वो खुलकर नेटो कंट्रीज भी जिससे इन्होंने ने भी साथ देने की बात नहीं कही है, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि किसी एकाधिकार जो है वो इस तरह के जो बिल्कुल, यानी इस वक्त हर कोई जो है कोशिश यही कर रहा है उनकी ऊर्जा सप्लाई जो है बंद ना हो, बाधित ना हो, किसी भी तरह का ऊर्जा संकट ना आए। और इसी में देखिए भारत की कूटनीति की आप इसे जीत कहेंगे कि जहां ईरान जो है ज्यादातर देशों को धमका रहा है, धमकी दे रहा है कि आपके ऑयल टैंकर्स को, आपकी शिप्स को पास नहीं होने देंगे, वहीं भारत जैसे जिन्हें उन्हें मित्र देश ईरान ने कहा है, उनके शिप्स को और उनके जो टैंकर्स हैं उन्हें पास करने के लिए फ्री पैसेज भी दे रहा है, सेफ पैसेज भी दे रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। लगता है आजकल पंजाब सरकार का नशा मुक्ति अभियान जोर शोर से चल रहा है। नशा बेचने वाले अब दिख नहीं, हर जगह कैमरे जो लगे हुए हैं। कैमरे? वो देखो कैमरा, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। वो देखो कैमरा, वो भी है कैमरा, एक ये रहा कैमरा, ये भी है कैमरा। ओ भाई कैमरे कहाँ हैं? ये तो सब लोग हैं। वही लोग जिनकी आंखें सरकार के कैमरे हैं, जो सब पर नजर रखती हैं। बढ़िया है,
सरकार के साथ पिंडा के पहरेदारों की नशे के विरुद्ध जंग जारी है। और अब जुड़ने की तेरी बारी है। नशे के खिलाफ मान साहब के साथ है पूरा पंजाब। आप भी जुड़ने के लिए कॉल करें, क्योंकि मान साहब का है ये खुला ऐलान, अब पूरा पंजाब देगा युद्ध नशे के विरुद्ध। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से भारत के 2 शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर बिल्कुल सुरक्षित ढंग से सेफली गुजरात के पोर्ट में डॉक हो चुके हैं, ये अपने आप में भारत की जीत, भारत की कूटनीति का परिणाम है। चर्चा को जो है आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कैप्टन AB सिंह जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता जी भी हैं। आपसे समझना चाहूंगी सर, सबसे पहले इस युद्ध का अंत आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि ईरान जो है वो सरेंडर करता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितने दावे कर ले, लेकिन ईरान फिलहाल सरेंडर करने की सिचुएशन में तो नजर नहीं आ रहा है। तो इस युद्ध का अंत आखिर कब, कितने दिन और ये युद्ध चलेगा सर? देखिए रिया जी, ये कहना तो बड़ा कठिन है कि ये युद्ध कितने दिन और चलेगा, लेकिन हाँ एक चीज जरूर नजर आ रही है कि ट्रंप जिस तेजी से और जिस तरह से वो चाहते थे और रहते कि इसको हम इस युद्ध का अंत करेंगे, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और उन्हें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक विड्रॉ करने की लाइन ही कहीं ना कहीं तलाशनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो इन्होंने जहां तक अगर हम ये देखते हैं कि ईरान डायरेक्ट अमेरिका पर स्ट्राइक नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं, लेकिन जितने भी बेसिस में देशों में हैं, जहां कहीं भी हैं, अब ईरान ने UAE पर भी स्ट्राइक किए, कुवैत पे किए, कतर पे किए, जॉर्डन पे किए, बहरीन पे किए, मतलब इतने देशों पर उसको जो है स्ट्राइक करनी पड़ रही है। और वो इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अमेरिकन बेसिस को वो टारगेट कर रहा है कि देखिए जब उसके ऊपर हमला है तो वो अपनी तरफ से ये युद्ध लंबा चलाएगा और ऐसी बातें। बिल्कुल, ये चीज बखूबी समझता है ईरान की डायरेक्ट पर तो वार नहीं कर सकता, इसलिए जो आस पड़ोस के जो खाड़ी देश है वहां जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, और सबसे ज्यादा अटैक मुझे लगता है सर इस वक्त दुबई या फिर जो UAE है वही देखने को मिल रहा है। अबू धाबी और दुबई 2 ऐसे शहर जो वैश्विक मंच पर सबसे ज्यादा फेमस है, वहां से अटैक ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर DK गुप्ता जी, सर अमेरिका को देखें, अमेरिकन दावे कर ले, लेकिन जो टारगेट जो अचीव करना चाह रहा था, जो एम था अमेरिका का, सर को लगता है कि वो अचीव हुआ है? देखिए रिया जी, पहली बात कि अमेरिका ने अपना एम बताया नहीं था, अमेरिका ने अपनी एग्जिट पॉलिसी भी नहीं बताई है। वैसे हम लोग जरूर बोले कि उसका कोई एग्जिट पॉलिसी नहीं है, लेकिन नहीं, एक विश्व का एक निर्विवाद शक्तिशाली देश जो कोई भी अगर मिशन टेकअप लेता है तो उसकी एक बड़ी स्केच्ड पॉलिसी होती है। एग्जिट पॉलिसी न बताना भी मेरे हिसाब से उसका एक पॉलिसी है कि ईरान को पता ही नहीं होने देना कि एग्जिट कब करेंगे। अब ईरान का कंडीशन देखिए, ईरान के खमैनी पहले दिन मारे गए और अमेरिका ने घोषणा की थी, इजराइल ने बोला था कि हमारे लिए 24 आवर बहुत क्रूशियल होंगे, मतलब हमको पहली बार में खत्म कर देना है। और 40 कमांडर, एक बहुत बड़ी बात थी, खमैनी की बात नहीं कर रहा हूं, 40 कमांडर की भी बात कर रहा हूं, एक बार में मारा है। उसके बाद उनके बेटे का अभी तक पता नहीं चला है, जब से युद्ध शुरू हुआ तब से एक बार भी सामने नहीं आया, उनका ऑडियो और वीडियो आया है, ट्विटर आया हुआ है, और उन पर खबर संडे की चल रही है, द संडे की, और वाशिंगटन की विदेश मंत्री बार बार बोल रहे हैं कि उनके साथ बिल्कुल यही वजह है कि अब इस युद्ध के ऊपर और जिस मकसद से ये युद्ध जो है शुरू किया गया था उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ना ही ईरान सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है, ना ही अमेरिका और इजराइल जो है पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, कि कितने दिन और ये चलता है, कितना एस्केलेट होता है वैश्विक स्तर पर, किन किन ऐसे देशों पर इसका प्रभाव पड़ता है, और ऑलरेडी प्रभाव पड़ भी रहा है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। फिलहाल के लिए देखिए कितने दिन ये युद्ध चलता है, ये अभी सवालों के घेरे में है, हर किसी के मन में यही सवाल है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।